एक ऐसा बाज़ार जहां किसान अपनी उपज को आसानी से ले जा सके, जहां उन्हें उनके उपज के बदले उचित मूल्य प्राप्त हो सके, जहां उनका शोषण ना हो, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो एवं जहां उन्हें बाज़ार से संबंधित सारी सुविधाएं एवं सूचनाएं प्राप्त हो सके। पूरे भारतवर्ष में ठीक इसी प्रकार की बाज़ार की स्थापना हेतु 1951 में संसद में एक अधिनियम को पारित किया गया था। इस अधिनियम को हम एपीएमसी अधिनियम या कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों के साथ धोखाधड़ी या उनके साथ शोषण ना हो एवं साथ ही साथ उन्हें उनके उपज के बदले उचित मूल्य प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में हम एपीएमसी अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह अधिनियम क्या है, इनकी क्या क्या खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास होते रहे हैं। साथ ही साथ एपीएमसी अधिनियम के प्रावधान के तहत जो भारत में कृषि उपज के व्यापार को सुलभ बनाने के लिए विनियमित बाज़ार की स्थापना की गई है, हम इस विनियमित बाज़ार या रेगुलेटेड मार्केट के फीचर्स को भी पढ़ेंगे, इनकी खामियां को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एपीएमसी अधिनियम क्या होता है। जैसा कि आप समझ चुके हैं, एपीएमसी का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होता है। इसे हम हिंदी में कृषि उपज विपणन समिति के नाम से जानते हैं। तो इसे हम कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के नाम से जानते हैं और इस अधिनियम को संसद में 1951 में पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार कृषि उपज के व्यापार को नियमित करने हेतु इस अधिनियम को 1951 में पारित किया गया। इस अधिनियम का संबंध कृषि उपज के थोक व्यापार से होता है। आप इसे भली भांति समझ लें, इसका संबंध कृषि उपज के खुदरा व्यापार से नहीं है। कृषि उपज के खुदरा व्यापार हेतु अधिनियम नहीं बनाया गया है। इस अधिनियम का संबंध कृषि उपज के थोक व्यापार से होता है एवं साथ ही साथ आपको यह याद रखना है कि इसका संबंध केवल और केवल प्रथम थोक व्यापार से होता है। यानी फसल के कटाई के बाद किसान अपनी उपज को थोक मात्रा में किस तरह से बेच सकते हैं, उसके संबंध में क्या कानून होंगे, ये सारी बातें एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। राज्य में थोक मात्रा में व्यापार और भी होंगे, लेकिन प्रथम बार जब थोक मात्रा में किसान अपनी उपज को बेचेंगे, उसके संबंध में ये प्रावधान, ये कानून को 1951 में लाया गया। ऐसा नहीं है कि 1951 में ही पहली बार कृषि उपज कि थोक व्यापार को विनियमित करने का प्रयास किया गया, इसे रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। यह प्रयास काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था। आप देखेंगे ब्रिटिश काल के दौरान में भी कृषि उपज के थोक व्यापार को विनियमित करने के कई प्रयास होते रहे हैं अलग अलग जगहों में। इसकी शुरुआत 1886 में ही की गई हैदराबाद में। वहाँ आप देखेंगे कृषि उपज के थोक व्यापार को किस प्रकार से संचालित किया जाए, उसका किस प्रकार से विनियमन किया जाए, रेगुलेशंस किया जाए, इसके संबंध में एक अधिनियम को पारित किया गया था। ऐसा ही अधिनियम 1897 में बेरार में पारित किया गया। अन्य स्थानों में जो है ऐसे अधिनियम बनाए गए ताकि उन स्थानों में कृषि उपज की
थोक व्यापार को संचालित किया जा सके। फिर आप जानते होंगे 1928 में एग्रीकल्चर पर रॉयल कमीशन को गठित किया गया। इसे हम रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं। और इस कमीशन ने भी यह सुझाव दिया कि कृषि उपज के थोक व्यापार को, जब पहली बार इसका व्यापार किया जाएगा, किसानों के द्वारा व्यापारियों को बेचा जाएगा, इसके संबंध में कानून या अधिनियम होने चाहिए। तो 1928 के बाद भी भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अधिनियम को पारित किए गए ताकि कृषि उपज के थोक व्यापार को संचालित किया जा सके, उसे रेगुलेट किया जा सके। लेकिन 1951 का यह अधिनियम अपने पिछले प्रयासों से बिल्कुल अलग था। ब्रिटिश काल के दौरान में जो भी अधिनियम पारित किए गए, उसका उद्देश्य एकमात्र यह था कि ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत के किसानों से कपास, कॉटन कम मूल्य में प्राप्त हो सके ताकि उनका उपयोग मैनचेस्टर में कपड़ा उद्योग के लिए किया जा सके। वे भारत के कच्चा माल, भारत के रॉ मटेरियल का प्रयोग अपने औद्योगिक विकास के लिए करना चाहते थे। और इसके लिए ज़रूरी था कि भारत के किसान अपने कॉटन को बल्क क्वांटिटी में, थोक मात्रा में एक ही स्थान पर लाकर बेचें। अगर वे अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यापारियों को बेचेंगे तो इससे ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए संभव नहीं हो पाएगा कि वो भारत के कॉटन को कम मूल्य में खरीद कर अपने कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल कर सके। इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश काल के समय ये सारे अधिनियम पारित किए गए ताकि ब्रिटेन के व्यापारियों को एक ही स्थान पर थोक मात्रा में कम मूल्य पर अपने उद्योग हेतु कॉटन की प्राप्ति हो सके। इन अधिनियमों का उद्देश्य किसानों के हित में नहीं था। इन अधिनियमों में किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया था। यह सुनिश्चित नहीं करने का प्रयास किया गया कि किसानों को उनके उपज के बदले में बेहतर या उचित मूल्य मिले। लेकिन 1951 में जो अधिनियम को पारित किया गया, इस अधिनियम में किसानों के हित को केंद्र में रखा गया। किसानों को उनके उपज के बदले में बेहतर मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले, साथ ही साथ व्यापारियों के हाथ उनका किसी तरह का शोषण या धोखाधड़ी ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। यह वह समय था जब भारत को आज़ादी मिली थी। हमारी जनसंख्या 36 करोड़ की थी और हम खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं थे। 36 करोड़ की जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता थी और इन आवश्यकताओं को हम आयात के माध्यम से पूरा किया करते थे। यह ज़रूरी था इस दौरान कि हम किसानों को प्रोत्साहित करें, हम यह भरोसा दिलाएं कि अब आज़ादी के बाद उन्हें अपने उपज के बदले में बेहतर मूल्य मिलेंगे। भारत सरकार के द्वारा 1951 में 1951 में यह प्रयास किया गया। किसानों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया गया कि अब आप एपीएमसी अधिनियम के द्वारा जो बाजार का निर्माण होगा उसमें आप अपने उपज को बेच सकेंगे। आपके साथ यहाँ किसी भी तरह का धोखाधड़ी या शोषण नहीं होगा। साथ ही साथ आपको अपने उपज के बदले में उचित मूल्य प्राप्त हो सकेंगे। तो 1951 का यह कदम काफ़ी अलग था। किसानों के हित को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कृषि उपज की बिक्री का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, यह केंद्र का नहीं बल्कि राज्य का विषय होता है। कृषि उपज की बिक्री के लिए राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में कानून बना सकते हैं, लेकिन पहल केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार ने एक प्रारूप रखा, एक अधिनियम का प्रारूप रखा और अब राज्य सरकारों से ये उम्मीद की गई कि वे इस प्रारूप को अपने अपने राज्यों में अपनाएंगे या उनमें थोड़ा सा संशोधन करके उसे अपनाएंगे और कृषि उपज
कि थोक व्यापार से संबंधित बाजार की स्थापना करेंगे ताकि किसानों को अलग अलग राज्यों में उनके उपज के बदले में बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। वर्तमान में भारत के ज़्यादातर राज्यों में इसी अधिनियम के तहत कृषि उपज की थोक व्यापार को संचालित किया जाता है, कृषि उपज की थोक व्यापार को विनियमित किया जाता है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि सभी राज्यों में एपीएमसी लागू है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वे अपने राज्य में किस तरह से कृषि उपज की बिक्री को सुलभ करते हैं, उसे आसान बनाते हैं। तो बहुत सारे राज्यों ने एपीएमसी अधिनियम को अपनाया ताकि इस अधिनियम के प्रावधान के तहत कृषि उपज के थोक व्यापार को विनियमित किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो और उन्हें अपने उपज के बदले बेहतर मूल्य मिल सके। पर कुछ राज्य अभी भी हैं, जैसे बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के और सारे स्टेट्स, कुछ ऐसे भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे ये अधिनियम अभी नहीं है। केरल भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ये अधिनियम नहीं है, लेकिन अन्य जगहों पे महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था है, एपीएमसी अधिनियम को पारित किया गया राज्य सरकार के द्वारा, वहाँ इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत कृषि व्यापार या कृषि उपज के थोक व्यापार को विनियमित किया जाता है। तो आप यह बात को अपने दिमाग में रखेंगे कि इस अधिनियम का संबंध कृषि उपज के व्यापार से है, और कृषि उपज के किस तरह के व्यापार से है? यह खुदरा व्यापार से नहीं है, यह कृषि उपज के थोक व्यापार से है। साथ ही साथ आपको यह याद रखना है, यह कृषि उपज के प्रथम थोक व्यापार से होता है। जब पहली बार थोक व्यापार किया जाएगा, यानी यह अधिनियम किसान किस कानून के तहत अपने उपज को थोक व्यापार करेंगे उसके संबंध में है। तो ज़्यादातर राज्य में किसान अपने उपज को एपीएमसी अधिनियम के प्रावधान के ही तहत संचालित कर रहे हैं। प्रावधान यह कहता है कि जिन जिन राज्यों में एपीएमसी है वहाँ पे एपीएमसी मंडी या बाज़ार, जिसे हम विनियमित बाज़ार या रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं, निर्माण किया गया है। इन्हीं बाज़ार में किसान अपने उपज को लाकर बेच सकते हैं। अन्य किसी जगह पे वे अपने उपज को नहीं ले जा सकते। जिन राज्यों में एपीएमसी अधिनियम नहीं है, वहाँ के किसान अपने थोक उपज को किसी भी व्यापारी को कहीं पर भी जाकर बेच सकते हैं, उन्हें ये फ्रीडम दी गई है। लेकिन जब प्रारंभ में 1951 में ये अधिनियम को पारित किया गया था, जिन राज्यों ने इस अधिनियम को अपनाया, उनके लिए उस अधिनियम में किसानों के लिए यह आवश्यक किया गया कि वे अपने उपज को इन्हीं मंडियों में, जिनका निर्माण एपीएमसी अधिनियम के तहत किया गया है, बेचें। तो अब चलिए हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह एपीएमसी अधिनियम राज्य सरकारों को क्या क्या अधिकार देती है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 1951 में यह अधिनियम को केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, लेकिन चूंकि कृषि उपज की व्यापार जो है वो राज्य का विषय होता है, इस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती हैं। तो राज्य सरकार इस कानून को अपनाकर अपने अपने राज्यों में कृषि उपज की थोक व्यापार को संचालित कर सकते थे। बहुत सारे राज्यों ने एपीएमसी अधिनियम को अपने राज्यों में अपनाया। यह अधिनियम राज्य सरकारों को यह अधिकार देती है कि वे अपने राज्यों में अब एपीएमसी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार रेगुलेटेड मार्केट या विनियमित बाज़ारों की स्थापना कर सकें। राज्य सरकार को यह
इन रेगुलेटेड मार्केट को गठन करना होता है या उनके संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए महाराष्ट्र में राज्य सरकार के द्वारा एपीएमसी अधिनियम को अपनाया गया। इसके अंतर्गत अब राज्य सरकार महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे ऐसे विनियमित बाजार या रेगुलेटेड मार्केट की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए कि नासिक में किया गया, पुणे में किया गया, औरंगाबाद में किया गया, नागपुर में किया गया। ये कई स्थान हैं महाराष्ट्र के जहां पे राज्य सरकार के द्वारा विनियमित बाजार को या रेगुलेटेड मार्केट को स्थापित किया गया है। अब इस राज्य के किसान अपनी उपज को इन्हीं विनियमित बाजारों में लेकर जाएंगे जहां पर उन्हें उचित मूल्य देने का भरोसा दिलाया गया। वे अपने उपज को अब इन रेगुलेटेड मार्केट के अलावा कहीं पे भी नहीं बेच सकते थे। तो आपको याद रखना है कि यह जो अधिनियम है यह राज्य सरकार को अपने राज्य में विनियमित बाजार की स्थापना हेतु अधिकार देता है। राज्य सरकार मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग स्थानों पर, और साथ ही साथ यह कानून राज्य सरकार को यह भी अधिकार देता है कि इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कौन कौन सी उपज की बिक्री की जा सकती है, इन मंडियों में कौन कौन सी उपज की बिक्री की जा सकती है और कौन कौन सी उपज की बिक्री नहीं की जा सकती है। इसे भी राज्य सरकार ही नामित कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि राज्य सरकार ये कहती है कि इन बाजारों में जितने भी अनाज है उनकी बिक्री होगी, थोक बिक्री होगी, लेकिन फल और सब्जियों की बिक्री यहाँ पे नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अनाज को नोटिफाई किया गया, वे एपीएमसी अधिनियम के तहत आ गए, किंतु फल और सब्जियों को डी नोटिफाई कर दिया गया है। उसकी बिक्री जो है किसान कहीं पे भी कर सकते हैं। उन फल और सब्जियों को इन एपीएमसी मंडी में लाने की अनिवार्यता को खत्म किया गया। तो यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वे निर्णय ले कि किन उपज को एपीएमसी मंडियों के द्वारा व्यापार किया जाना है और किन उपज को नहीं किया जाना है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 2014 से पहले फलों की बिक्री भी एपीएमसी मंडियों के तहत की जाती थी। दिल्ली सरकार के द्वारा एपीएमसी अधिनियम को अपनाया गया है। यहाँ पे फलों की बिक्री भी इस अधिनियम के तहत किया जाता था, लेकिन 2014 में इसे डी नोटिफाई किया गया। अब फलों की बिक्री थोक मात्रा में किसान कहीं पे भी कर सकते हैं। उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे अपने फलों को इन्हीं मंडियों में लेकर आए, लेकिन जिन जिन फसलों को, जिन जिन उपज को एपीएमसी मंडी के अंतर्गत रखा गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है, किसानों के लिए आवश्यक होगा कि वे अपने इन अनाज को इन्हीं मंडी में लाकर बेचें। तो पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि यह अधिनियम राज्य सरकार को रेगुलेटेड मार्केट बनाने का अधिकार देती है। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया कि इन मार्केट्स में किन किन उपज की बिक्री की जाए, किन किन उपज की बिक्री ना हो, इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और साथ ही साथ राज्य सरकार या इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि बाजार के क्रियाकलापों के संचालन के लिए एक मार्केटिंग कमेटी का गठन हो। इस अधिनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। प्रावधान यह कहता है कि बाजार में जो भी खरीद और बिक्री हो रही है किसानों और व्यापारियों के बीच में, या इस बाजार में जो अन्य भागीदार हैं, उनके क्रियाकलापों के नियमन हेतु, उनके संचालन हेतु एक मार्केटिंग कमेटी का गठन किया जाए।
एक बाजार समिति का गठन किया जाए। तो बाजार समिति का जो गठन किया जाता है, वही बाजार समिति इस मार्केट के एपीएमसी मंडी जिसे कहते हैं या जिसे हम रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं, इन बाजार के संचालन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारा खरीद बिक्री इन बाज़ारों में इन्हीं मार्केटिंग कमेटी की देख रेख में की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों के साथ धोखाधड़ी एवं किसी प्रकार का शोषण ना हो सके। तो आपको ये 3 प्रमुख बातों को याद रखना है कि जब राज्य सरकार के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया जाएगा तो वे इस अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने राज्यों में अलग अलग स्थानों पर ऐसे रेगुलेटेड मार्केट की स्थापना कर सकते हैं। वस्तुतः पूरे राज्यों को अलग अलग बाजार की इकाइयों में तब्दील कर दिया जाता है। राज्य सरकार फिर यह डिसाइड कर सकती है कि किन उपज की बिक्री एपीएमसी मंडी के द्वारा की जाए और किन उपज की बिक्री उससे बाहर भी हो सके। साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि मार्केट के क्रियाकलाप को संचालन के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी भागीदारी के साथ कोई धोखाधड़ी या शोषण ना हो, एक मार्केटिंग कमेटी की स्थापना की जाती है। अब हम लोग इस टॉपिक में अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एपीएमसी मंडी है, जो रेगुलेटेड मार्केट है जिनकी स्थापना एपीएमसी अधिनियम के प्रावधान के तहत की जा रही है या की गई है, उस मार्केट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन विशेषताओं को लिखा गया है। आप इस पे ध्यान देंगे कि एक बाजार समिति जो होती है वे सारे व्यापार कार्यों की निगरानी करती है। इन रेगुलेटेड मार्केट्स में जितने भी थोक खरीद बिक्री की जाती है किसानों और व्यापारियों के बीच में, उनकी निगरानी मार्केटिंग कमेटी या बाजार समिति के द्वारा किया जाता है। और इस बाजार समिति के कौन कौन सदस्य होते हैं? तो सदस्य के रूप में बाजार समिति में किसान होते हैं, सदस्य के रूप में व्यापारी भी है, इसमें सदस्य के रूप में कुछ बिचौलिए भी होते हैं, सदस्य के रूप में राज्य सरकार के अधिकारी एवं जो लोकल बॉडी होती है, जो स्थानीय सरकार होती है, उनके भी सदस्य होते हैं। लेकिन इस समिति का चेयरमैन सदैव एक किसान होगा। तो आप देख सकते हैं कि बाजार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी भाग लेने वाले हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व हमें इस समिति में देखने को मिलता है। समिति में सदस्य के रूप में किसान हैं, व्यापारी हैं, बिचौलिए हैं, राज्य सरकार के अधिकारी एवं स्थानीय सरकार के भी अधिकारी होते हैं। लेकिन इस समिति का चेयरमैन हमेशा एक किसान को ही बनाया जाता है। अब इन समिति की यह जिम्मेदारी है कि जितने भी व्यापार हो रहे, इस बाजार में जितनी भी खरीद बिक्री हो रही है, उस पर वे निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करे कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो, उन्हें अपने उत्पाद के बदले में, अपने उपज के बदले में उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इस बाजार की यह विशेषता है कि जो भी व्यापारी या बिचौलिए इस बाजार में कार्य करेंगे, किसानों से अनाज को खरीदेंगे, वे बाजार समिति से पहले लाइसेंस को प्राप्त करें। केवल लाइसेंसधारी व्यापारी एवं बिचौलिए ही इस बाजार में कार्य कर सकते हैं। वे किसानों से अनाज को खरीद सकते हैं। उनके लिए लाइसेंस को प्राप्त करना आवश्यक होता है और लाइसेंस देने का कार्य बाजार समिति का होता है।
तो यह एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे किसान अपने उपज को लेकर आते हैं और उसे थोक मात्रा में बेचने का प्रयास करते हैं। खरीदने का काम व्यापारियों का होता है, खरीदने का काम बिचौलियों का होता है। लेकिन इस बाज़ार में व्यवस्था की गई है कि केवल वही व्यापारी एवं बिचौलिए काम कर सकते हैं जिनके पास एपीएमसी या मार्केटिंग समिति के द्वारा जिन्हें लाइसेंस प्राप्त हुआ है। बिना लाइसेंस के आप इस बाज़ार में किसानों से थोक मात्रा में अनाज को या किसी भी तरह के उपज को नहीं खरीद सकते हैं। बिचौलियों का ब्रोकरेज कितना होगा, कमीशन कितना होगा, यह भी समिति के द्वारा तय कर दिया जाता है। समिति ही तय करती है कि एक ब्रोकर्स जो है इस बाज़ार में, जो कि व्यापारी और किसानों के बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है, उनके बीच में खरीद और बिक्री को सुलभ बनाता है और अन्य भी कार्य जो कि ज़रूरी होता है उसे वो संपादित करता है। उनका कमीशन कितना होगा, उनका ब्रोकरेज कितना होगा, इसे भी समिति के द्वारा ही तय किया जाता है। समितियां यह भी सुनिश्चित करती है कि इस बाजार में धोखाधड़ी ना हो। बाट या वजन के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं उसका सही इस्तेमाल हो। तो वजन और बाट या माप पर भी समिति के द्वारा ही निगरानी किया जाता है। और साथ ही साथ समिति का काम होता है कि किसानों को उनके उपज के बदले सूचना प्राप्त की जाए, सूचना दी जाए। जब किसान अपने उपज को लेकर इस बाज़ार में आएंगे तो उन्हें यह सूचित किया जाएगा कि उनको इस उपज के बदले में कितने मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशंस देने का काम भी जो है वो बाज़ार समिति का करती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए कि एक टिपिकल जो एपीएमसी मंडी है, एक रेगुलेटेड मार्केट है, उनमें क्या क्या सुविधाएं पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सुविधाओं को लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि यहाँ पे नीलामी हॉल होता है, गोदाम पाए जाते हैं, खुदरा विक्रेताओं के लिए भी दुकानें होती हैं, देन यहाँ पे कैंटीन पाए जाएंगे, सड़क होंगे, पुलिस स्टेशंस होगा, यहाँ पे टॉयलेट पाए जाएंगे, यहाँ पे पानी की सुविधा होंगी, यहाँ पे डाकघर होगा। सारी सुविधाएं यहाँ, इसके अंतर्गत बैंक हो सकते हैं, एटीएम हो सकते हैं। यानी किसानों को इस एपीएमसी मंडी के तहत इसके अंतर्गत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। उनके लिए गोदाम है, उनके लिए ग्रेडिंग हाउसेस है, उनके लिए अपने उपज को माप करने के लिए स्थान बनाए गए हैं। और इस बाज़ार में खरीद बिक्री का काम नीलामी के ज़रिए होता है, ऑक्शंस के ज़रिए होता है। तो बड़े बड़े ऑक्शंस हॉल बनाए गए हैं, बैंक है, डाकघर है, सभी सुविधाएं आपको ऐसे मंडियों में देखने को मिलेंगे। मंडियों का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है, इसमें आपको सभी तरह की सुविधाएं एक स्थान पे ही प्राप्त हो जाती हैं। तो ये कुछ विशेषता हैं, आपको इसे याद रखना है कि एपीएमसी मंडी या जिसे हम रेगुलेटेड या विनियमित बाजार कहते हैं, इसकी स्थापना एपीएमसी अधिनियम के प्रावधान के तहत राज्य सरकारों के द्वारा कृषि उपज की थोक बिक्री हेतु किया जाता है। इस बाजार का संचालन के लिए एक मार्केटिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्य के रूप में किसान, व्यापारी, बिचौलिए एवं राज्य एवं लोकल सरकार के अधिकारी होते हैं। ब्रोकर्स एवं व्यापारियों को किसानों से इस बाजार में अनाज खरीदने के लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं। लाइसेंस देने का कार्य
मार्केटिंग कमेटी का होता है। साथ ही साथ ब्रोकर्स के कमीशंस मार्केटिंग कमेटी तय करती है। किसानों को सूचना प्रदान करने का काम भी मार्केटिंग कमेटी का होता है और साथ ही साथ इस बाज़ार में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि व्यापार सुलभ तरीके हो सके, इस चीज़ का भी ध्यान मार्केटिंग कमेटी के द्वारा रखा जाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए कि यह एक मार्केटिंग यार्ड बनाया गया है, ले सपोज ये एक आपका विनियमित बाजार बनाया गया है। ये मान लीजिए कि दिल्ली का आज़ादपुर, जानते होंगे आप आज़ादपुर, ये एपीएमसी मंडी है। एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसे गठित किया गया है। तो जब किसान अपने उपज को लेकर इस बाज़ार में आएंगे तो उन्हें इस बाज़ार के अंदर सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्हें इन्फॉर्मेशंस दिया जाएगा, सूचना दिया जाएगा कि आप अपने उपज को किन किन मार्केट यार्ड्स में, जो कि एपीएमसी मंडी के अंदर होते हैं, कई मार्केट यार्ड्स होते हैं, आप किन किन मार्केट यार्ड्स में आप बेच सकते हैं, आपको संभावित रूप से क्या क्या प्राइस मिल सकते हैं। उन्हें भंडारण की भी सुविधा दी जाती है। अपने फसल की गुणवत्ता की जांच हेतु उन्हें ग्रेडिंग सेंटर्स भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ वे आसानी से पेमेंट कर सके, इसके लिए एटीएम की सुविधा, बैंक की सुविधा यहाँ पे होती है और उनका संपर्क आसानी से व्यापारियों से हो सके, वे उन्हें अनाज बेच सके, इसके लिए बिचौलियों की भी सेवाएं ली जाती है इस बाज़ार में। तो एक निश्चित स्थान पे बाज़ार संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की गई इस अधिनियम के द्वारा, या इस अधिनियम के प्रावधान के द्वारा रेगुलेटेड मार्केट की स्थापना कर। अब हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि एपीएमसी मंडी की क्या क्या खामियां हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एपीएमसी मंडी की जो स्थापना की गई थी वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो, उनको अपने उपज के बदले में बेहतर मूल्य मिल सके ताकि वो प्रोत्साहित रहे। इससे भारत में खाद्यान्न का उत्पादन संभव हो पाएगा, हमें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादातर जगहों पर यह देखने को मिला था कि किसान जब व्यापारियों के साथ मोल भाव करते हैं तो उनकी मोल भाव करने की क्षमता जो है काफ़ी कम है। वे कर्ज में होते हैं, उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं है, उनके पास इतनी ज़्यादा उपज नहीं है कि वे परिवहन का खर्च वहन कर उसे शहर में स्वयं ले जाकर बेच सके एवं उचित मूल्य को प्राप्त कर सके। और इन व्यवस्थाओं की वजह से, इन मजबूरियों की वजह से वे अपने उपज को कम दाम में ही लोकल ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स को बेचते हैं। और ये प्रैक्टिसेस जो है काफ़ी लंबे समय से होता रहा है। किसानों का शोषण होता रहा, उनके उपज के बदले में बेहतर मूल्य नहीं मिल पाते रहे। अब यहाँ पे एपीएमसी मंडी के द्वारा उनकी स्थिति में परिवर्तन करने की बात कही गई। उन्हें ये भरोसा दिलाने का काम किया गया कि अब उनके साथ शोषण नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगा, क्योंकि अब एपीएमसी मंडियों की स्थापना होगी, रेगुलेटेड मार्केट्स की स्थापना होगी, जहां पर वे जब उपज लाकर बेचेंगे तो सारे क्रियाकलापों पे कृषि समिति की निगरानी होगी। कृषि समिति यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें अपने उत्पादों के बदले में, अपने उपज के बदले में बेहतर मूल्य मिल सके, उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए अपनाया गया राज्य सरकारों के द्वारा एपीएमसी एक्ट को अपनाकर। लेकिन आज एपीएमसी मंडी खुद किसानों के अत्याचार और शोषण का एक अड्डा बन चुका है। वे सारे ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य जिसे हम एपीएमसी मंडी को स्थापना कर प्राप्त करना चाहते थे,
अभी भी हम उनसे काफ़ी दूर हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम प्राप्त नहीं कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बाज़ार के निर्माण के उपरांत भी, एपीएमसी मंडी या रेगुलेटरी मंडी के निर्माण के उपरांत भी आज किसानों का शोषण हो रहा है। उन्हें अपने उपज के बदले में उचित दाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी खामी या कमी इस बाज़ार की यह है कि यह एक अधिकार को जन्म देती है। यह बाज़ार एक अधिकार को जन्म देती है, एक मोनोपोली पावर को कंसंट्रेट करती है, जो कि व्यापारियों के हाथ में होता है। यह कैसे होता है, आप इसे ज़रा ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस बाज़ार में किसानों से थोक मात्रा में अनाज को खरीदने के लिए व्यापारियों के पास लाइसेंस होने चाहिए। बिना लाइसेंस के वे इस बाज़ार में कार्य नहीं कर सकते हैं, किसानों से वे अनाज को नहीं खरीद सकते हैं। लाइसेंस होना आवश्यक है। तो सपोज कर लीजिए कि यह एक नियमित बाज़ार है किसी राज्य की। उस राज्य के किसान अपने उपज को लेकर इस बाज़ार में आएंगे। सभी तरफ से किसान पहुंचेंगे इस बाज़ार में अपने उपज को बेचने के लिए। और आप जानते हैं किसानों की संख्या जो अपने उपज को बेचना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जो कि अपने उपज को लेकर ऐसे मंडियों में आते हैं, वे इसे बेचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खरीदार है, क्रेता है यानी जो व्यापारी है, जो किसानों से अनाज खरीदेंगे, उनकी संख्या काफ़ी कम है। जैसा कि आपने देखा, रेगुलेटेड मार्केट का एक महत्वपूर्ण फीचर है, एक विशेषता है कि जो व्यापारी एपीएमसी मंडी में किसान से अनाज खरीदना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। और लाइसेंस की जो अनिवार्यता है वह इस बाज़ार में व्यापारियों की संख्या को कम कर देती है। यहाँ पे कुछ ही व्यापारी होंगे। मान लीजिए कि बेचने वाले लाखों किसान हैं, लेकिन व्यापारियों की संख्या जो है 100 है या 200 है, इतने ही व्यापारी हैं। और ये व्यापारी आपस में एक कार्टेल की तरह काम करते हैं। आपस में इनके बीच में एक एग्रीमेंट, एक सहमति होता है। और सहमति यह है कि वे एक निश्चित दाम के ऊपर किसानों को उनके उपज के बदले में दाम नहीं देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बाज़ार में उपज की खरीद बिक्री नीलामी के माध्यम से होता है। किसानों की उपज की नीलामी होती है इन व्यापारियों के बीच में। और व्यवस्था यह है कि जो भी व्यापारी सबसे ज़्यादा कीमत लगाएगा, उस व्यापारी को ही किसान का उपज मिलेगा। वे व्यापारी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएंगे, कीमत देंगे, किसान उन्हें ही अपना अनाज बेचेगा। लेकिन अब इन व्यापारियों के बीच में एक सहमति है, एक एग्रीमेंट है कि एक निश्चित भाव के ऊपर वे कभी भी बोली नहीं लगाएंगे। और इस वजह से किसान कम दाम में ही अपने उपज को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मान लीजिए कि इन व्यापारियों के बीच में यह सहमति बनती है कि वे किसानों को मान लीजिए कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम से ज़्यादा नहीं देंगे। तो कोई भी व्यापारी जब बोली लगाएगा वो 30 रुपये से ज़्यादा बोली नहीं लगाएगा। तो अधिकतम मूल्य कितना मिला किसानों को? 30 रुपये, जबकि उचित मूल्य हो सकता है कि ये 40 रुपये हो। इस बाज़ार में भी आप देख सकते हैं कि किसानों को उनके उपज के बदले में उचित मूल्य नहीं मिल रहा। इसका एकमात्र कारण है यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का अभाव है। क्रेताओं के बीच में, खरीदारों के बीच में प्रतिस्पर्धा की कमी है। वे एक मोनोपोली की तरह काम कर रहे हैं। उनके पास एक अधिकार है, एक कार्टेल की तरह काम करते हैं।
अगर इस बाजार में क्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होता, किसान कुछ ही व्यापारियों के पास नहीं बल्कि किसी भी स्थान पे कोई किसी भी व्यापारी को बेच पाते हैं, तो किसानों की बार्गेनिंग पावर, उनके मोल भाव करने की क्षमता ज़्यादा होती और उनको अपने उपज के बदले में बेहतर मूल्य प्राप्त होते, उचित मूल्य प्राप्त होते हैं। लेकिन एपीएमसी मंडी में यह चीज़ नहीं किया गया। यहाँ पे व्यवस्था की गई कि जो व्यापारी किसानों से अनाज खरीदेंगे उनके लिए उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ओपेक है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। कितने समय में लाइसेंस मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। किनको लाइसेंस मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, इनमें किसी भी तरह की पारदर्शिता हमें देखने को नहीं मिलती। अतः जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, वे आसानी से इस बाज़ार के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। और इस कारण से इस मंडी में क्रेताओं की संख्या काफ़ी कम हो गई है। चूँकि ये क्रेता एक कार्टेल की तरह काम करते हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं है और इसका खामियाजा, इसका नुकसान जो है किसानों को भुगतना पड़ता है। वे इस बाज़ार में अपने उपज के बदले में बेहतर मूल्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा का अभाव, यह एक बहुत ही बड़ी कमी है एपीएमसी मंडी की, और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा, वे उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे। दूसरी बात आप यहां पे देखेंगे कि एपीएमसी अधिनियम के तहत जब कृषि उपज की थोक व्यापार को संचालित करने का प्रयास किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, तो यह अधिनियम किसानों को केवल और केवल इन्हीं एपीएमसी मंडीज में अपने उपज को बेचने का अधिकार देता है। यानी किसान अपनी उपज को किसी भी अन्य निजी बाजार में या किसी भी अन्य व्यापारियों को जिनके पास लाइसेंस नहीं हो, वे बेच नहीं सकते। जब प्रथम बार वो बेचेंगे फसल के कटाई के बाद, तो उन्हें अपने उपज को इन्हीं मंडी में लाना होगा और उन्हीं व्यापारियों को बेचना होगा जिनके पास लाइसेंस है। इससे किसानों के विकल्प जो है वो कम हो जाते हैं। किसानों के विकल्प कम हो जाते हैं। विकल्प के रूप में एकमात्र विकल्प उनके पास रेगुलेटेड मार्केट या एपीएमसी मंडी होता है। और वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से ये कार्टेल मोनोपोली की तरह काम करते हैं और किसानों का शोषण या एक्सप्लॉयटेशंस होता है। तो दूसरी कमी के रूप में आप याद रखेंगे कि यहाँ किसानों के पास विकल्प के रूप में केवल एक ही मंडी है। अन्य स्थानों पे वे अपने उपज को नहीं बेच सकते हैं। अन्य व्यापारियों को वे बाजार में अपने उपज को नहीं बेच सकते हैं। तीसरी कमी की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो कृषि पे आधारित होते हैं कच्चा माल के लिए, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, वे भी अपने कच्चा माल के लिए कृषि पे आधारित होते हैं। इन इंडस्ट्रीज को सुचारू रूप से रॉ मटेरियल या कृषि उत्पाद नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि पूरे राज्यों की उपज कुछ ही व्यापारियों के हाथ में आकर संकेंद्रित हो जाती है। क्योंकि आपने देखा कि जिन जिन राज्यों में एपीएमसी लागू है, वहाँ के किसान केवल एपीएमसी मंडी में ही थोक मात्रा में अपनी उपज को बेच सकते हैं। और इन एपीएमसी मंडी में हम देख चुके हैं कि व्यापारियों की संख्या जो है काफ़ी सीमित है। तो उन्हीं व्यापारियों के हाथ पूरे राज्यों की उपज संकेंद्रित होकर रह गई। इनका वितरण जो है समान रूप से नहीं हो सका। व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी फूड प्रोसेसिंग चलाने वाले यूनिट्स, कोई भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को चलाने वाले लोग, वे किसानों से प्रत्यक्ष तौर पर थोक मात्रा में उपज को नहीं खरीद सकते थे।
उपज को किसान के द्वारा सबसे पहले उन व्यापारियों को बेचा जाएगा जो कि एपीएमसी मंडी में कार्यरत हैं, और फिर ये व्यापारी जो है फिर पूरे राज्यों में इनकी सप्लाई करेंगे, और तब जाकर इन इंडस्ट्रीज़ को अपने यूनिट को रन करने के लिए रॉ मटेरियल मिल पाएगा। ज़्यादातर व्यापारी मुनाफा को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। अतः किसानों से खरीदने के बाद वे उपज को समान रूप से वितरित नहीं करते हैं, समय पर उसका वितरण नहीं किया जाता है। वे कुछ समय के लिए उसे संग्रहित करके रखते हैं ताकि जब बाजार में थोड़ी सी कमी उत्पन्न हो जाए और मूल्य बढ़ने लगे तब वे सप्लाई करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इस प्रक्रिया में नुकसान किसे होगा? इस प्रक्रिया में नुकसान जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को होगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को होगा। यही कारण है कि इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को समय पर कच्चा माल नहीं प्राप्त होता। यही कारण है कि जब उनको कच्चा माल प्राप्त होता है तो उनकी कीमत जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एपीएमसी व्यवस्था के तहत आप देख रहे हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा। वे प्रत्यक्ष तौर पर किसानों से उपज को नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें एपीएमसी मंडी के व्यापारियों पर निर्भर होना होता है। व्यापारी जब चाहेंगे तब वे सप्लाई करेंगे, जिससे कि एक सुचारू ढंग से जो है स्मूथली जो रॉ मटेरियल का सप्लाई होना चाहिए इन इंडस्ट्रीज़ को, वो नहीं हो पाते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ जो है हैम्पर होता है, उनकी मुनाफा जो है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ एपीएमसी मंडी में कई मंडी शुल्क या टैक्स वसूले जाते हैं। ये किसानों से भी वसूले जाते हैं, व्यापारियों से भी वसूले जाते हैं, लेकिन व्यापारी इनका बोझ जो है अक्सर वो किसान के ऊपर डालते हैं। मंडी फीस एपीएमसी पर्याप्त मात्रा में शुल्क वसूलती है, और ये जो शुल्क वसूले जाते हैं एपीएमसी में जो कमेटी कार्य करती है उनके द्वारा यह उम्मीद किया जाता है कि वे इसे बाज़ार के डेवलपमेंट्स के लिए, बाज़ार में जो सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए, उनके प्रसारण के लिए उनको खर्च किया जाएगा। बाज़ार की साफ़ सफाई के लिए खर्च किया जाएगा, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। किंतु जो फीस वसूले जाते हैं उसे इन कार्यों में खर्च नहीं किया जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, पारदर्शिता की कमी है। कई टैक्स वसूले जाते हैं, सरकार के द्वारा भी मंडी टैक्स वसूले जाते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने के लिए किसी भी तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है सरकार को, जिस वजह से ये मंडी जो है एक पॉलिटिकल पावर का केंद्र बन चुका है। किसानों को उनके कार्यों के बदले सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। बाज़ार में गंदगी है, बाज़ार में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, बाज़ार में सूचनाएं जो प्रदान करने के लिए लाउड स्पीकर तैयार बनाए जाते हैं वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। नीलामी घर जो है, जहां गोदाम है, वो सारे जगहों पे, उन सारे जगहों पे गंदगी हमें देखने को मिलती है, लेकिन फीस जो है काफ़ी वसूले जाते हैं। और व्यापार के प्रथम स्तर पे जब आप इतनी ज़्यादा फीस या इतनी ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेंगे, आरोपित करेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे, तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और फाइनली इससे खुदरा बाज़ार में जो है उपज या अनाजों की दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे खुदरा बाज़ार में अनाजों का मूल्य काफ़ी ज़्यादा है, जबकि किसान अपने अनाज को एपीएमसी मंडी में काफ़ी ही कम कीमत पर बेचते हैं। इसका दो कारण है। पहला कारण है कि बिचौलिए बहुत ही ज़्यादा हैं, वे अपना कमीशन हर एक स्तर पे जो है तय करके रखते हैं, जिससे कि अंततः खुदरा बाज़ार तक पहुंचते पहुंचते अनाजों के मूल्य में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। दूसरा कारण यह है कि व्यापार के प्रथम स्तर पर ही कई टैक्स और कई
मंडी फीस किसानों से वसूले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कास्केडिंग इफ़ेक्ट होता है और खुदरा बाज़ार में मूल्य जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो ये सारी कमियां हैं। आप देख सकते हैं कि एपीएमसी कानून के प्रावधान के तहत जिन रेगुलेटेड मार्केट की स्थापना की गई थी ताकि किसानों का शोषण कम हो सके, उन्हें उनके उपज के बदले में बेहतर मूल्य मिल सके, यह संभव नहीं हो पाया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एपीएमसी मंडी या एपीएमसी अधिनियम जो है यह खाद्य मुद्रास्फीति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। आप यूपीएससी के मेन पेपर को देखेंगे, जीएस पेपर 3 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आपसे ये कहा गया था कि आप बताइए कि कैसे एपीएमसी अधिनियम फूड इन्फ्लेशन के लिए, यानी खाद्यान्नों के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए जिम्मेवार है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसे आप ध्यान से समझिए कि कैसे एपीएमसी मंडी या एपीएमसी अधिनियम राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य के वृद्धि हेतु जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। कारण यह है, जैसा कि आप समझ चुके हैं, कि यह एक मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली विक्रेता की ओर से नहीं है, बेचने वाले की ओर से नहीं है, खरीदने वाले की ओर से है। बेचने वाले कई हैं, खरीदने वाले कुछ हैं, और ये कुछ लोग राज्यों के सारे उपज को खरीद कर अपने पास संग्रहित कर रखते हैं जब तक कि बाजार में उनकी पर्याप्त कमी ना हो जाए। और जब अनाजों की या उपज की बाजार में कमी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन होगा, उनके मूल्य बढ़ेंगे, तब जाकर वो उसे बाजार में सप्लाई करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो फूड इन्फ्लेशन का कारण यह है, इस अधिनियम के तहत जो बाजार बनाए गए या इस अधिनियम को जिन सरकारों ने अपनाया है, उन राज्यों में फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। आप देखेंगे कि उन राज्यों में अनाजों या उपज का जो वितरण है समान रूप से होना चाहिए, समय से होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। कुछ व्यापारियों के हाथ में ही सारे उपज संकेंद्रित होकर रह जाते हैं, जिससे कि ओपन मार्केट में, खुले बाजार में अनाजों की भारी कमी हो जाती है, उनके मूल्य में वृद्धि होने लगता है। या आप इसे दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जिन जिन राज्यों में एपीएमसी अधिनियम को लागू किया गया है, उन राज्यों के किसान अपने उपज को खुले बाजार में किसी अन्य व्यापारियों को बेचने के लिए अलाउड नहीं है। वे अपने उपज को केवल एपीएमसी मंडी में ही लाकर बेचते हैं। तो एपीएमसी मंडी में व्यापारियों की संख्या कम है, इसके बाहर जो है व्यापारियों की संख्या ज़्यादा है, जो कि अगर किसान से अनाज को खरीदते तो पूरे राज्यों में उसका वितरण खुदरा बाजार में समान रूप से हो पाता, समय से हो पाता, लेकिन यह संभव नहीं है। उन व्यापारियों को एपीएमसी मंडी के बाहर किसानों से अनाज खरीदने की अनुमति नहीं है। अतः खुले बाजार में जो है अनाजों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन अनाजों के दाम बढ़ने लगते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एपीएमसी अधिनियम जो है यह फूड इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो व्यवस्था को सुधारने के लिए अंततः 2003 में केंद्र सरकार के द्वारा एक मॉडल एपीएमसी एक्ट को लाया गया। 1951 में यह अधिनियम को पारित किया गया था। कई राज्यों ने इसका संचालन किया अपने राज्यों में, कई राज्यों ने इसे अपनाया, जिसके द्वारा उपज की थोक व्यापार को संचालित किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब इस बाजार की कमियां सामने आने लगी तो प्रणाली की जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी वह हमें दिखाई नहीं दिया। अंततः केंद्र सरकार के द्वारा 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट को लाया गया और इस मॉडल एपीएमसी एक्ट को लाया गया ताकि
जो एपीएमसी अधिनियम या उसके प्रावधान के तहत जो बाजार का निर्माण किया गया है उसकी कमियों को दूर किया जा सके। तो मैंने आप लोग को कई कमियां बताया। मैंने आपको बताया कि एपीएमसी बाजार की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है क्रेताओं के बीच में, जिसकी वजह से किसानों को उनके उपज के बदले में बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया कमी के रूप में यह है कि यहाँ पे किसानों का शोषण अभी भी हो रहा है। मैंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को समय पर रॉ मटेरियल या कच्चा माल नहीं मिल पा रहे, और साथ ही साथ जो है कई फीस या टैक्सेस इम्पोज आरोपित करने की वजह से जो है कास्केडिंग इफेक्ट होता है और फिर खुदरा बाजार में उन उपज या अनाजों के मूल्य में काफ़ी तेज़ी पाई जाती है। इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था, एक नई मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास किया गया मॉडल एपीएमसी एक्ट को पारित करके। तो इस एक्ट को आप देख सकते हैं, इस एक्ट को, इस अधिनियम को 2003 में पारित किया गया और यह अधिनियम पुराने अधिनियम से भिन्न था, अलग था। कैसे अलग था हम वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप यह समझिए कि 2003 के बाद राज्य सरकारों से केंद्र सरकार ने अनुरोध किया कि आप पुराने एपीएमसी अधिनियम को अबेंडन करें, उसे त्याग दें और उसके स्थान पे जो है अब आप मॉडल एपीएमसी को अपनाएं, इसे अब अपने राज्यों में पारित करें ताकि आप थोक मात्रा में कृषि उपज के व्यापार को संचालित कर सकें। व्यवस्था किसानों के फायदे के लिए था। यह जो नया प्रारूप लाया गया अधिनियम का, यह किसानों के फायदे के लिए था। तो इस व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान थे? तो पहला प्रावधान यह कहता है कि अनुबंध कृषि प्रायोजकों को कृषि उपज की सीधी बिक्री का प्रावधान करता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उनके स्पॉन्सर्ड को जो है यह अधिकार दिया गया है कि अब वे किसानों से प्रत्यक्ष तौर पर अनाज को खरीद सकते हैं। अब तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या लार्ज रिटेलर्स एंड होलसेलर्स या फिर कई कंपनीज जो कि कृषि उत्पाद को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, ये सारे लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वे किसानों से प्रत्यक्ष तौर पर अनाज नहीं खरीद सकते थे। मॉडल एपीएमसी एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अब ये सारे लोग जो है किसानों से प्रत्यक्ष तौर पर अनाज खरीद सकेंगे। इन्हें एपीएमसी मंडी में कार्य करने के लिए या उससे बाहर कार्य करने के लिए किसी भी तरह की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि अब किसानों को विकल्प मिलेगा। वे अपने उपज को या तो एपीएमसी मंडी में बेचें या फिर वे अपने उपज को किसी कंपनी को या किसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को या बड़े व्यापारी, थोक व्यापारियों को एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। अगर उन्हें यह प्रतीत होता है कि एपीएमसी बाज़ार में उन्हें उनके उपज के बदले में उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं तो उनके पास अब विकल्प होगा कि वे ऐसे लोगों से संपर्क साधेंगे और उचित मूल्य पर अपने उपज को बेच सकेंगे। तो प्रतिस्पर्धा को यहाँ पे लाने की कोशिश की गई, क्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा हो। जब क्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होगा, खरीदने वालों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगा, तो इसका फायदा विक्रेता यानी किसानों को मिलेगा। उनके पास विकल्प होंगे, वे सदैव बेहतर मूल्य पे अपने अनाजों को बेचना पसंद करेंगे। तो यह प्रावधान जो है बहुत ही ज़रूरी है प्रतिस्पर्धा को लाने के लिए। और साथ ही साथ इस मॉडल एपीएमसी एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कुछ जो स्पेसिफाइड कमोडिटीज़ होंगे जो कि काफ़ी एसेंशियल होंगे, उनके लिए स्पेसिफाइड मार्केट्स को क्रिएट किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसे एपीएमसी मंडी में ही बेचा जाए। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ में आप देखेंगे जो हमारे स्टेपल फूड ग्रेन्स है, चावल, गेहूँ,
अगर सरकार ये समझती है कि चावल गेहूं का काला बाजारी या जमाखोरी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फिर खुदरा बाजार में उनकी कमी हो जाएंगी, उनके दाम बढ़ जाएंगे, गरीब लोगों को नुकसान होगा। तो सरकार जो है इस संबंध में निर्णय ले सकती है अगर वे मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाती है। यह एक्ट राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे कुछ विशेष उपज के खरीद और बिक्री के लिए कुछ स्पेसिफाइड मार्केट, निजी बाजार की स्थापना कर सकते हैं। जैसे चावल गेहूं, सरकार ने उसे डीनोटिफाई कर दिया कि अब उसकी बिक्री एपीएमसी मंडी में नहीं होगी, वे निजी बाजार में बिक्री किए जा सकेंगे। इससे ना तो केवल प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, बल्कि जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो है खुले बाजार में उपलब्धता सुलभ हो पाएगी, जिससे कि उनके मूल्य में या उनके इन्फ्लेशन के होने के चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ इस बाजार में कृषि जिंसों की बिक्री पर बाजार शुल्क की ही वसूली की आवश्यकता है। किसी भी बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि जिंसों की बिक्री पर बाजार शुल्क की एक ही वसूली की आवश्यकता है। जैसा कि आपने देखा मल्टीपल टाइम्स जो है बाजार में अलग अलग फसल की बिक्री के लिए किसानों को शुल्क देना होता है। अगर एक किसान गेहूं की भी उपज करते हैं, चावल की भी उपज करते हैं, कपास की उपज करते हैं और वे तीनों एपीएमसी मंडी से बेच रहे थे, तो तीनों पे उन्हें अलग अलग शुल्क देना पड़ता था। जबकि अब नई मॉडल एपीएमसी एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अब वे अन्य उपज के बदले में केवल एक ही शुल्क को पे करेंगे, ताकि उनका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो कम हो सके और इससे अंततः खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं को फायदा मिल सके। तो मॉडल एपीएमसी एक्ट आप देख सकते हैं, एपीएमसी एक्ट का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, एक इम्प्रूव्ड प्रारूप है। और यह मॉडल जो है, यह एक्ट अधिनियम जो है किसानों को फ्रीडम देता है कि वे अपने उपज को एपीएमसी मंडी में ना बेचकर उसे निजी बाजार में बेच सके, व्यापारियों को बेच सके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बेच सके। उन्हें कई मल्टीपल शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, वे एक शुल्क देकर ही अपने कई उपज को बेच पाएंगे। साथ ही साथ मॉडल एपीएमसी एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी प्रावधान करता है। अगर किसान चाहे तो अपने फसल की बिक्री है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत भी कर सकते हैं। यानी अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग्स कराने वाले जो कंपनी है वे प्रत्यक्ष तौर पर किसानों से अनाज को खरीद पाएंगे। इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और आपके जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सुचारू रूप से जो है कच्चा माल की प्राप्ति हो सकेगी। मॉडल एपीएमसी एक्ट को पारित हुए आज 18 वर्ष हो गए। 2003 में इसे पारित किया गया था। कुछ राज्यों ने ही मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाया। कुछ राज्यों ने एपीएमसी एक्ट को अपनाया ही नहीं, कुछ राज्यों ने अपने पुराने एपीएमसी एक्ट को ही बरकरार रखा और केवल कुछ राज्य ही मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाए। उनमें भी आप देखेंगे कि जिन राज्यों ने मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाया उन्होंने कई प्रावधान को यहाँ से डिलीट कर दिए या कई प्रावधान को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तात्पर्य है कि मॉडल एपीएमसी एक्ट के आने के उपरांत भी किसानों की स्थिति में जो है कोई परिवर्तन नहीं लाया। आप देखेंगे कि वे अपने उपज को किस भाव में बेचे यह अभी भी निश्चित नहीं है। वे अभी भी अपने उपज को उचित दाम में नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि जो कानूनी ढांचा है थोक बिक्री और खरीद को जो सुलभ बनाता है, कानूनी ढांचा जो है उसे प्रॉपर तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आवश्यक था कि सारे राज्य जो है
मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाते, इससे किसानों को विकल्प मिलता, किसानों को फ्रीडम मिलता, उनको कम टैक्स या फीस देने पड़ते, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल मिल पाता। लेकिन कुछ ही राज्यों ने इस मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाया। लेकिन मॉडल एपीएमसी एक्ट भी जो है ये कृषि उत्पाद के राष्ट्रीय बाजार के लिए पर्याप्त नहीं था। जब हम कृषि उत्पाद के राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि कृषि उत्पाद की जो मूल्य है मोर और लेस सभी राज्यों में सभी जगह पे एक समान होनी चाहिए, या उनमें जो टैक्स के डिफरेंसेस की वजह से जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो अंतर जो है समाप्त होना चाहिए। लेकिन मॉडल एपीएमसी एक्ट की यह कमी रही। आप देखेंगे यहाँ पे मॉडल एपीएमसी एक्ट में एक कमी है कि यह अभी भी निजी बाजार के जो संचालक है उनको मंडी फीस किसानों से वसूलने का अधिकार देती है। वहां पे भी टैक्स आरोपित होंगे, तो व्यवस्था का कोई ज़्यादा फायदा किसानों को नहीं मिलता। देखिए, आप ये कहता है कि मॉडल एपीएमसी अधिनियम के प्रावधान कृषि जिंसों के लिए एक राष्ट्रीय या राज्य स्तर का साझा बाजार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि मॉडल एपीएमसी अधिनियम खरीदारों को एपीएमसी शुल्क का भुगतान करने की अनिवार्य आवश्यकता को बरकरार रखता है। यद्यपि मॉडल एपीएमसी अधिनियम निजी क्षेत्र द्वारा बाजार स्थापित करने की अनुमति देता है, यह प्रावधान राज्य के भीतर भी एपीएमसी के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि इन निजी बाजारों में भी जब किसान अपने उपज को लेकर जाएंगे तो उन्हें यहाँ फीस देना होगा, कई तरह के टैक्सेस पे करने होंगे। यहाँ पे भी सरकार टैक्स की वसूली करेंगे। तो किसानों के लिए एकमात्र विकल्प तैयार किया जा रहा, लेकिन क्या विकल्प का फ़ायदा किसान उठा पाएंगे? ये बेहतर होता कि उन मंडीज में टैक्स को कम किया जाए ताकि किसान उसके प्रति आकर्षित हो सके और अपने उपज को उन बाज़ारों में ले जाकर बेच दें। इससे एपीएमसी को भी अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने में एक मौका मिलता है, उनको अपने कार्यप्रणाली को सुधारने का। लेकिन मॉडल एपीएमसी में यह कमी थी कि यह अभी भी टैक्स को आरोपित करने की बात करता है। अन्यथा जो अन्य कमियां थी एपीएमसी एक्ट में, अधिनियम में, उन कमियों को दूर करने के लिए कई अच्छे प्रावधान किए गए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रतिस्पर्धा को जन्म देने के लिए यहाँ पे निजी बाजार की व्यवस्था का भी प्रावधान है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रावधान है, और यहाँ पे अन्य लोगों के लिए किसान से प्रत्यक्ष तौर पर अनाज को खरीदने का, उपज को खरीदने का भी प्रावधान किया गया है। और इसका फ़ायदा किसानों को मिलता, उनके पास कई विकल्प होते अपने अनाजों को बेचने का, जिससे कि उनका शोषण कम हो जाता और उनके उपज के बदले में उन्हें बेहतर या उचित मूल्य मिल पाते। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, राज्य सरकारें जो है इस मॉडल एपीएमसी एक्ट को पूरी तरीके से अपनाने में विफल रहे हैं। कई राज्यों ने उन्हें नहीं अपनाया, कुछ राज्यों ने अपनाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अतः किसानों की स्थिति जो है जस की तस बनी रही। फिर रिफॉर्म्स के रूप में आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केटिंग और बिक्री हेतु एक रिफॉर्म लाया गया, एक कानून लाया गया, और इस कानून के ऊपर हम लोग डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये काफ़ी चर्चा का विषय है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई राज्यों के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे वे जमे हुए हैं, वो किसान के इस फार्म रिफॉर्म्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगली क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और
प्रणाली को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन को सुन सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।